नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पश्चिम बंगाल के जो चुनाव है, यहां पर लड़ाई दो पार्टियों की प्रमुख तौर पर बनकर रह गई है। ममता बनर्जी देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री क्या इन चुनावों में अपना दम दिखा पाएंगी? भारतीय जनता पार्टी अगर दम भरती है कि वो इन चुनावों में टीएमसी को शिकस्त देगी, तो क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि इन दोनों सवालों में से जिसका भी जवाब हां में हुआ, उससे देश की राजनीति की दिशा तय होगी। दीदी, हार आपके सामने है। अब इसे আজই বলে মিত্র মানে ভাষণ দিবে কোন সেদিন লোকে ভয় পায়। ওরে বাবারে, আমার লকডাউন, আমার নোটবন্দি, আমার সব ব্যাংক বন্ধ, আমার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বন্ধ। दीदी, दीदी नंदीग्राम में तय हो गया है कि नंदीग्राम में दीदी चुनाव हार रही है। शुभेंदु मार्केट में ममता नहीं है, इसलिए ड्रामा और मीडिया पब्लिसिटी। बंगाल में भाजपा की सरकार का शपथ समारोह होगा, उस दिन मैं जरूर आऊंगा। संकेतों के वाण है, शब्दों के तीर हैं, आरोपों की तलवार है, कदम कदम पर ललकार है, साम दाम दंड भेद की नीति है, रिश्तों संस्कारों संबंधों आस्थाओं की राजनीति है। हर रोज का घमासान ऐसा कि जैसे यही दिन अंतिम, हर रोज की रणनीति ऐसी जैसे यही दिन निर्णय। BJP will not win the election. In Nandigram, I am telling you, 90% vote Trinamool Congress will win. जो लोग दीदी की नजर में बाहरी है, टूरिस्ट है, जिन्हें वो कभी मिलने तक का समय नहीं देती थी, अब उनसे समर्थन मांग रही है। साथियों, आप सोचिए, 10 साल मुख्यमंत्री रहते अगर बंगाल की सेवा की होती तो दीदी ये करना पड़ता क्या? युद्ध के मोर्चे पर एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो प्राचीन कथाओं के कथानक सरीखे अंदाज में नजर आते हैं। तर्कश में आरोपों के ऐसे ऐसे तीर हैं जो सत्ता की नींव। हम सब जानते हैं, क्रिकेट के मैदान में अगर कोई खिलाड़ी बार बार अंपायर पर सवाल उठाए तो समझो उसके खेल में खोट है। युद्ध के दूसरे मोर्चे पर 2 बार की मुख्यमंत्री ममता है, जो पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास की सबसे जुझारू योद्धा हैं। सत्ता के गलियारों से लेकर सड़क पर संघर्ष के ऐसे ऐसे दांवपेच चलना जानती हैं, जो विरोधी को बार बार रणनीति बदलने पर मजबूर कर देते। सब चोर है, हम सुनार बांग्ला करेगा, हम डबल इंजिन ले आएगा। उसके जिज्ञेस করুন তো দিল্লিতে তো ডবল ইঞ্জিন নিশ্চয়ই তোরা আছে, 6 বছর ধরে আছিস, 15 লক্ষ টাকা করে দিবি বলেছিস, কাউকে দিয়েছিস তোরা? গ্যাসের দাম কত এখন? 950। উজালা দেবে বলেছিল, সবাইকে উজালা দেবে। मतभेद के आगे मनभेद को नकारने वाली भारतीय राजनीति की सारी थ्योरी बंगाल ने फेल कर दी है। चेहरे मोहरे पर मार है, भाषा संस्कृति पर वार है। ये बाहरी बाहरी बोलकर देश के लोगों में भेद करना बंद करिए दीदी, बंद करिए। ये बाहरी बाहरी बोलकर संविधान का अपमान करना बंद करिए दीदी। आरोपों की कटुता सामान्य शिष्टाचारों पर भारी है। नरेंद्र मोदी सरकार মনে রাখবেন, একটা ইনকম্পিটেন্ট সরকার, একটা করাপ্টেড সরকার, একটা দাঙ্গাবাজ সরকার, লুট দাঙ্গা মানুষ খুন, বিজেপির 3টে গুণ, এটা মাথায় রাখবেন। তাই ওদের একটা ভোটও নয়। आपका व्यवहार, आपके शब्द, आपकी बौखलाहट बंगाल के लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बंगाल से बनारस तक जंग की तैयारी है। यूपी के लोग इतने बड़े दिल वाले हैं, इतने बड़े दिल वाले हैं कि आपको बाहरी नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट गैंग भी नहीं कहेंगे।
सीधे तौर पर ममता और मोदी के बीच छिड़ चुके महासंग्राम के बीच में 7 दशक पुराना सियासी बंगाल है जिसे चुनना है अपना भविष्य। देश निगाहें लगाकर बैठा है इन चुनावों पर, वो इसीलिए क्योंकि ममता बनर्जी अगर यहाँ पर एक बार फिर से जीतती हैं तो विपक्ष के सबसे कद्दावर नेता के तौर पर उनका चेहरा प्रमुख तौर पर उभर कर सामने आएगा। अगर नरेंद्र मोदी को चैलेंज देने के लिए ममता बनर्जी कोलकाता में सारे विपक्ष को इकट्ठा करके एक मंच पर लाती हैं और अपने प्रदेश में बीजेपी से चुनौती के बावजूद वहां पर जीत हासिल करती हैं तो उनकी राजनीतिक कद में बहुत अधिक इजाफा होगा। दीदी बंगाल की है, दशकों की राजनीति में उन्होंने पूरे बंगाल को पैदल पैदल मथा है, हर बाड़ी द्वारे की सियासी निष्ठाओं को खूब जानती है। उनके इसी बंगाल में जब प्रधानमंत्री मोदी से उन्हें कड़ी चुनौती मिल रही है तो उनकी चिंता का कारण प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा बंगाल के लोगों का विशाल समर्थन है। ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर बैठकर बंगाल के गली कूचे, शहर गांव माप रही हैं। मंदिर, मस्जिद, जाति, गोत्र, महिला, पुरुष, अंदरी बाहरी हर पैंतरा चल रही हैं। वो इन चुनावों को सिर्फ जीतना नहीं चाहती बल्कि बड़े अंतर और विराट सम्मान के भाव के साथ जीतना चाहती, क्योंकि वो ये जानती हैं कि दांव पर सिर्फ उनकी हार जीत नहीं बल्कि विपक्ष की आखिरी उम्मीदें भी हैं। वो जीती तो समझेंगी जग जीता, हार के बाद की बात वो सोचना भी नहीं चाहती। के कोने कोने से अब एक ही आवाज आ रही है, 2 मई दीदी जत्थे, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी যাচ্ছে, আসল পরিবর্তন আছে। Whatever you try, BJP will not win the election. In a Nandigram, I am telling you, 90% vote Trinamool Congress will win. The other parts also, the Chandipur, the Nandigram, the Haldia, and other parts also, Bakura, wherever the vote is going on. 1975 में कांग्रेस स्टूडेंट विंग की ममता ने जेपी के क्रांति रथ को रोका था। 1984 में हिमालय जैसी विशाल छवि वाले वामपंथी नेता सोमनाथ चटर्जी के विजय अभियान को रोका था। इस समय उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के सैलाब को रोक पाएंगी। লজ্জা লাগে আর ইলেকশনের সময় এসে যত গ্যাস আর দেবে ক্যাশ মানে ভোটের আগে কোটি কোটি টাকা নিয়ে বসে আছে, বলবে 500 টাকা নাও, একটা করে ভোট দাও, টাকাটা পকেটে রেখে দেবেন, দিয়ে ভোটটা দেবেন না ওকে। बंगाल की जनता के अपमान पर उतर आई है। साथियों, दीदी ने कहा है कि बीजेपी की रैली में जो भीड़ जुटती है वो पैसे के लिए जुटती है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, जो भी सच हो आप जवाब देना। मैं आपसे जानना चाहता हूं भाइयों बहनों, क्या आप इतनी गर्मी में इतने घंटों से इतनी परेशानी उठाकर यहां आए हैं, क्या पैसे के लिए आए हैं क्या? ममता और मोदी दोनों मजबूत जमीनी नेता हैं। दोनों की व्यक्तिगत छवि बेहद साफ है, मजबूत है। दोनों की जनता की नब्ज पर पकड़ है। दोनों शानदार रणनीतिकार हैं। दोनों संघर्ष से शीर्ष तक पहुंचे हैं। ममता बनर्जी को मालूम है कि बंगाल तीसरी बार जीत लिया तो दिल्ली के लिए विपक्ष की मजबूत दावेदार वो बनेंगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को मालूम है कि पहली बार बंगाल जीत लिया तो दिल्ली तक चुनौती देने वाला फिर कोई नहीं, और पूरा देश इसे दम साध कर देख रहा है, क्योंकि यहीं से देश की सियासत को नई लीक पर चल। लोकसभा चुनावों के लिए विपक्ष को एकजुट करना और मोदी विरोध के एक मंच को तैयार करना अलग बात है, लेकिन विधानसभा चुनाव जहां पर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही हैं, वहां पर क्या सारे विपक्षी दलों को एक किया जा सकता है? ममता बनर्जी ने चिट्ठी जरूर लिखी है विपक्ष के तमाम नेताओं को, लेकिन उसे लेकर विपक्ष में ही अलग अलग राय है। इन दोनों तस्वीरों में विपक्ष से एकजुटता की अपील है। इन दोनों तस्वीरों में मोदी को ही रोकने का आह्वान है। 2019 में पीएम मोदी को केंद्र में आने से रोकना था, 2021 में मोदी के असर को बंगाल में रोकना है।
विपक्ष के हर नेता को ममता ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक होने का बुलावा भेजा। समय सबको इकट्ठा करना और ये कहना कि मोदी जी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हो जाओ, यह चुनाव में स्पष्ट संकेत दे रहा है। एक अंग्रेजी में कहते हैं सेव अवर सोल्स, SOS, या सेव अवर शिप, यानी हमारा जहाज डूब रहा है, उसको बचाने के लिए आओ। सेव अवर सोल्स का मतलब है हमें बचाने के लिए आओ। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि ममता जी ने यह मान लिया है कि बंगाल में उनकी नाव डूब रही है, वह मुसीबत में है, और एक तरफा फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बंगाल की जनता ने तय कर लिया है। बीजेपी के प्रहारों को छोड़ भी दे तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी ममता को वैसी प्रतिक्रिया नहीं मिली जैसी उन्होंने उम्मीद की होगी। उल्टे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो ममता को कांग्रेस से माफी मांगने तक की नसीहत दे दी। अधीर रंजन ममता की चिट्ठी को कांग्रेस और लेफ्ट की संयुक्त शक्ति से घबराहट बता रहे हैं, यानी कांग्रेस के साथ लेफ्ट भी ममता की चिट्ठी पर गंभीर नहीं। ऐसे में विपक्षी एकता का दांव बंगाल चुनाव में ज्यादा कारगर तो नहीं होगा। दरअसल ममता बनर्जी को भी यह एहसास अच्छी तरह हो चला है कि पश्चिम बंगाल में अब लड़ाई टीएमसी और बीजेपी नहीं बल्कि मोदी और ममता के बीच की हो चुकी है। यही कारण है कि वो एक बार फिर मोदी वर्सेस ऑल जैसा राष्ट्रव्यापी माहौल बनाना चाहती हैं, ताकि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी प्रासंगिकता पर कोई असर न पड़े। आज সেই দিন এসে দাঁড়িয়েছে এই নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ, এরা বাংলাকে ভাগ করতে চায়, এরা বাংলাটাকে লুট করতে চায়, এরা বাংলাটাকে ধ্বংস করতে চায়, এরা বাংলা ভাষাটাকে শেষ করতে চায়, এরা বাংলাকে শেষ করতে চায়। नंदीग्राम की वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने माइंड गेम की एक चाल में ममता को और उलझा दिया। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है? यहाँ जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? जवाब में टीएमसी की तरफ से जो कहा गया वो पीएम मोदी के मनमाफिक ही है। स्पष्ट है प्रधानमंत्री मोदी बंगाल चुनाव को जिस पिच पर लाना चाहते थे ले आए। আমি আপনার দলের লোক নই যে আপনি আমাকে পরামর্শ দেবেন আর এক জায়গা থেকে ইলেকশনে দাঁড়াতে। আমি নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি, নন্দীগ্রামেই জিতবো আর আপনাদের মুখে চুনকালি ফেলবো। दीदी की पार्टी अब कह रही है कि दीदी अब वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। ये बयान आने के बाद दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं, दो बातें साफ हो जाती है। एक तो दीदी ने बंगाल में अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। दीदी अब बंगाल के बाहर अपने के लिए जगह तलाश करने में। नंदीग्राम ममता के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है और शुभेंदु अधिकारी की वहां से मजबूत दावेदारी है। ममता वोटिंग से पहले कई दिन नंदीग्राम में डेरा डाली रहीं और बीजेपी के नेता इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार की गति तेज बनाए रहे। नंदीग्राम हमारे लिए एक सीट है। मैं नंदीग्राम के मतदाताओं को इतना ही कहना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर परिवर्तन अगर करना है तो बंगाल की 200 सीटों ने परिवर्तन करना पड़ेगा। नंदीग्राम अकेला ही कर दे तो बंगाल के अंदर अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। तो मेरी बंगाल के नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाताओं को अपील है कि परिवर्तन तो आपके ही हाथ में है, आप अकेले ही कर दीजिए परिवर्तन। चुनावों में ममता बनर्जी का एक भक्त अवतार भी सामने नजर आ रहा है। उनके विरोधी कहते हैं दरअसल ममता बनर्जी मंदिरों में इसीलिए जा रही हैं क्योंकि उन्हें हार सामने नजर आ रही है। ममता बनर्जी कहती हैं ये उनकी हिंदू पहचान है और उन्हें इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल जब वो नॉमिनेशन के लिए यहाँ नंदीग्राम में आई थी तब 28 घंटों में उन्होंने 19 मंदिरों के दर्शन किए थे और कुल मिलाकर उस चुनाव की तारीख तक यानी नंदीग्राम में जब वोट पड़े हैं तब तक वो 25 मंदिरों में दर्शन कर चुकी थी। ममता बनर्जी को धर्मनिरपेक्ष राजनीति के झंडाबरदार के रूप में इस तरह के रूपों से कोई गुरेज नहीं था, लेकिन जब नंदीग्राम में संग्राम की बेला आई तो वो मंदिर, ब्राह्मण, गोत्र, चंडी पाठ की मुद्रा में आ गई। आखिर क्या हुआ ऐसा? तो मई को क्या नतीजे आने वाले हैं इसकी झलक हम 2 दिन पहले
नंदीग्राम में देख चुके हैं। मुझे पक्का पता है हर चरण के चुनाव के साथ दीदी की ये बौखलाहट बढ़ती जाएगी। नंदीग्राम में करीब 3 लाख वोटर हैं, जिनमें तकरीबन 62,000 मुस्लिम मतदाता हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में 57% हिंदू बीजेपी के साथ रहे, जबकि 32% हिंदुओं ने टीएमसी को वोट दिया। लेकिन मुसलमानों का सिर्फ 4% वोट बीजेपी को मिला। 70% मुसलमान वोटरों ने ममता बनर्जी के पक्ष में मतदान किया। प्रधानमंत्री मोदी के आक्रामक प्रचार के बाद ममता की मन की मुश्किल ये बढ़ गई कि नंदीग्राम के हिंदू वोटरों का अगर ध्रुवीकरण हो गया तो वो सिर्फ मुस्लिम वोटों के दम पर चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं होंगी। लिहाजा उन्होंने खुद को हिंदू बताने में सारी ताकत झोंक दी। আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মশাই, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। নমস্তস্যই 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 নমো নমো। साफ है, ममता बनर्जी ने ये जो नई राह पकड़ी है वो इस कारण कि अगर बंगाल में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो गया तो वो बंगाल में मोदी नाम के फैक्टर का प्रभाव रोक नहीं पाएंगी। दूसरा ये कि अगर वो देश की राजनीति में अपना दबदबा बनाना चाहती हैं तो उन्हें अपनी धर्मनिरपेक्षता के चश्मे को बदलना होगा। আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কোড খেলতে যাবেন না। আমার সাথে হিন্দু কোড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কি। चुनाव पश्चिम बंगाल में है, लेकिन उसका प्रभाव समूचे देश की राजनीति पर पड़ेगा। एक एक कदम और एक एक चरण के साथ ये साफ होता जा रहा है। इस बात से समझ लीजिए कि सब कुछ अपनी की पूरी ताकत हर पार्टी यहाँ पर झोंक रही है, टीएमसी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। बीजेपी ने अपने सारे प्रमुख चेहरों को यहाँ पर उतार दिया है। केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आकर, एक नंदीग्राम की सीट को अगर आप देख लें तो वहां पर आकर कई दिन केंद्रीय नेता तक, केंद्रीय मंत्री तक भी वहां पर बैठे। आशोल परिवर्तन के उद्घोष में और सोनार बांग्ला के विजन में बंगाल के लोगों की यही आकांक्षा है। इसलिए उन्होंने पहले 2 चरण के चुनाव से ही बीजेपी के प्रचंड बहुमत का रास्ता तय कर दिया है। बंगाल की लड़ाई के शुरुआती राउंड में ममता बनर्जी ने बीजेपी की तरफ से चेहरा कौन को एक मुद्दा बनाने की पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही प्रचार को आगे बढ़ाया। भले ही कई सांसद मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई, लेकिन फ्रंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही नाम रहा। बीजेपी की रणनीति को ऐसे समझिए कि चुनावों से 3 महीने पहले बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को 8 जोन में बांटा। एक जोन में 4 से 5 लोकसभा क्षेत्र थे। इन क्षेत्रों में कई केंद्रीय मंत्री और संगठन से जुड़े लोगों को लगा दिया। इसी तरह करीब 60 सांसदों को 2 से 3 विधानसभाओं का प्रभार दे दिया ताकि वो बीजेपी के लिए वोटर्स को तैयार कर सके। प्रचार के इन सभी रास्तों के जरिए बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम और काम को लोगों के बीच पहुंचाया, क्योंकि बदले दौर के चुनावों में सिर्फ छवि ही काम नहीं करती, बल्कि काम को भी वोटर परखते हैं। बात करता है वो देगा, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। एकदम पूरा 200 पार और नौजवान के लिए मोदी जी बहुत सारा रोजगार का योजना आने वाला है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी का सरकार होना जरूरी है। शिवराज सिंह चौहान आए, राजनाथ सिंह आए या आए योगी आदित्यनाथ, सबके भाषणों में जो मुद्दे और वादे उठाए जाते हैं वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के आभा मंडल को और चमकीला बनाने का काम करते हैं। 10 वर्षों में ममता दीदी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि बहनों भाइयों, न तो यहाँ पर माँ सुरक्षित है, न मानुष सुरक्षित है, न माटी सुरक्षित है। अजीबोगरीब हालात यहाँ पर पैदा हो गए। सर्वत्र के हिंसा का माहौल देखने को मिलता है। जो बंगाल की धरती एक सांस्कृतिक धरती मानी जाती थी, आध्यात्मिक धरती मानी जाती थी,
और सांस्कृतिक संदेश पूरे भारत को इस धरती से जाया करता था। आज उस धरती की हालत तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने कैसी बना दी है, मुझे बेहतर आप लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश में करोड़ों नौजवानों को रोजगार और सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन बंगाल के अंदर नौकरी भी नहीं और रोजगार भी नहीं। यहां पर हाईवे नहीं, रेलवे लाइन भी नहीं बिछने देती है। एम्स, आईएम, आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि दीदी का तो इसमें कोई विश्वास ही नहीं है। दीदी का तो विश्वास है कि जय श्री राम को बोलने पर प्रतिबंध लगा दो। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की हिंदुत्व विचारधारा की नींव हैं, तो योगी आदित्यनाथ अब उसी नींव पर नई इमारत तैयार कर रहे हैं। और जब तुष्टीकरण के आरोप इस तरफ से लगाए जाते हैं, तो ममता बनर्जी की ध्रुवीकरण रोकने की कोशिशें उन्हें और बेचैन करती हैं। जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिन सम जत्तपि परम स्नेही, यानी जो राम का विरोधी है, जो मां जानकी का विरोधी है, वह भले ही आपका कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको एक बैरी की तरह ही पूरी तरह त्याग देना चाहिए। কোনো হিন্দু মুসলমানের সাথে গন্ডগোলে যাবেন না, কোনো মুসলমান হিন্দুর সাথে গন্ডগোলে যাবেন না। আমাদের কালচার, হিন্দুর বাড়িতে বসে মুসলিমরা চা খায়, মুসলিমদের বাড়িতে বসে হিন্দুরা চা খায়। আমাদের কালচার একসাথে দুর্গা পুজো করি, একসাথে কালী পুজো করি, একসাথে ইফতার করি, একসাথে সবকিছু পালন করি। वैसे भी जिन राज्यों में विपक्ष का सक्रिय और मजबूत नेता होता है, उन राज्यों के चुनावों में अगर बीजेपी का कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं होता, तो बीजेपी हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के नाम और चेहरे के साथ आगे बढ़ती है। बंगाल में भी यही हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की इमेज राष्ट्रव्यापी है, और जब उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाता है, तो राज्य चुनावों में मुद्दे भी राष्ट्रीय हो जाते हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये बंगाल में घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये दीदी घुसपैठियों को रोक सकती है क्या? रोक सकती है क्या? घुसपैठियों को हटाना है, रोकना है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, घुसपैठिया क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा मित्रों, परिंदा भी पैर नहीं मार। बंगाल चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी के पूरी तरह उतर जाने के बाद पूरी लड़ाई मोदी बनाम ममता हो गई, और अब मुद्दे सिर्फ राज्य के नहीं बल्कि राष्ट्र के भी काम आ रहे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय प्रतीकों और महापुरुषों के साथ राज्य की संस्कृति को भी प्रचार के दौरान साथ लेकर चलते हैं। ऐसे में भी राज्य के स्थानीय मुद्दों की जगह कहीं कहीं अस्मिता का मुद्दा जुड़ जाता है। ममता के लिए इस स्टाइल की राजनीति परेशानी का सबब बनती है। बंगाल की इस धरती ने हमारे संस्कारों को ऊर्जा दी है। बंगाल की इस धरती ने भारत की आजादी के आंदोलन में नए प्राण फूंके। बंगाल की इस धरती ने ज्ञान विज्ञान में भारत का गौरव बढ़ाया है। बंगाल से निकले महान व्यक्तित्वों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त किया है। बंगाल की इस धरती ने एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के लिए बलिदान देने वाले महान सपूत हमें दिया। And every time, every election day, Narendra Modi is used to come to Bengal and give address. Why election day he will be campaigning? If we cannot campaign in the election areas, then why every election day the Prime Minister of this country, along with all facilities, including Doordarshan,
including all agency. Why he will be addressing the people every election day? Is it not wrong? Is it not violation of the conduct of election rules? दरअसल समय के लिहाज से बीजेपी बंगाल में आशान्वित है। ममता के लिए भी ये चुनाव उनके जीवन के सबसे कठिन चुनावों में से एक है। अब बीजेपी को इससे क्या फायदा हो सकता है? वो ये हो सकता है कि पूरे देश में चुनौती देने वाले जो नेता हैं, उनमें सबसे प्रमुख चेहरा अगर हार जाता है उनसे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बढ़त हो सकती है। वो समूचे देश में, खासकर किसान आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है, उसमें वो दिखा सकते हैं कि देखिए, इसका तो जमीन पर फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बंगाल में तो टिकैत जैसे नेता भी आ गए थे उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए। इसीलिए वो भी अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंक रही है। बंगाल में कौन का सवाल सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि असल मायनों में ये सवाल देश की राजनीति की धुरी बन चुका है। बंगाल ब्रांड मोदी के नाम हो या ममता की धमक दिल्ली तक सुनाई देगी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने जब वाराणसी लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री मोदी को ममता बनर्जी द्वारा चुनौती देने की बात कहती हैं, तो दरअसल संकेत राष्ट्रीय राजनीति की ओर करती है। From the ground, we also have professional inputs. We also have an expectation. Mamta Banerjee has won Nandigram. BJP have lost Nandigram. यहाँ हल्दिया से वाराणसी का जो वाटरवे हमारी सरकार ने विकसित किया है, हो सकता है उसके कारण आपका मन जरा वाराणसी की तरफ मुड़ गया हो। मेरे बनारस के लोग इतने बड़े दिल वाले हैं कि आपको बाहरी नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट गैंग भी नहीं कहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष का सबसे मुखर स्वर ममता बनर्जी ही है। समय समय पर विपक्ष को लामबंद कर वो उनके नेतृत्व का संकेत भी देती हैं, यानी सीधे तौर पर मोदी बनाम ममता की बात रखती हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद जिस तरह से देश में एक मोदी लहर नजर आई और अलग अलग राज्यों में एक एक कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती गई, बंगाल उससे दूर रहा। ममता बनर्जी और उनका बंगाल ही बीजेपी और मोदी दोनों के लिए विपक्षी चुनौती के नाम पर चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। अगर ममता बंगाल का गढ़ गंवा देती हैं, तो पीएम मोदी और बीजेपी दोनों के लिए आगे का रास्ता साफ हो सकता है। बंगाल में दशकों की मुराद पूरी हो सकती है और विपक्ष का वर्तमान नेतृत्व चुनौती विहीन हो सकता है। कृषि बिल के खिलाफ किसान आंदोलन बीजेपी के लिए अब भी मुश्किल मोर्चा बना हुआ है। बंगाली भाषा में ही बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर बंगाल जैसा बड़ा राज्य जीतती है, तो ये कृषि बिलों की जन स्वीकार्यता पर उसके अनुसार एक मुहर हो सकती है और इससे केंद्र सरकार का आत्मविश्वास बढ़ सकता है। करेंगे तो उस दिन तक केवल 25 दिन रह जाएंगे। इंतजार करिए और आपको 2 मई को जय श्री राम बोलेंगे और जो गुंडे हैं इनकी राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकलेगी। अब तक मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों को बीजेपी की हिंदुत्ववादी विचारधारा का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन बंगाल जीतने की सूरत में उसके पास पूर्व में एक बेहद मजबूत राज्य हो सकता है। सीएए, एनआरसी के मुद्दे पर जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी को विपक्ष घेरता है, बंगाल विजय उस विपक्षी घेराव को भी करारा जवाब हो सकता है। बंगाल विजय ब्रांड मोदी पर बीजेपी और समर्थकों के विश्वास को बुलंदियों पर ले जाने का काम कर सकता है। पश्चिम बंगाल के चुनावों में अब तक जो कभी नहीं हुआ वो सब कुछ हो रहा है। जो मुद्दे कभी नहीं उठते थे वो इस बार उठ रहे हैं। जो बातें कभी नहीं की जाती थी वो इस बार की जा रही हैं। जो लोग कभी नहीं बोलते थे, जो साइलेंट वोटर माने जाते थे, वो भी अपनी जुबान खोल रहे हैं। तो इस सब के पीछे कारण क्या है? अगर इतना सारा परिवर्तन है तो वो किस ओर इशारा कर रहा है? राजनीतिक विश्लेषण इस पर भी बनता है। चुनावों में परिवर्तन एक नारा है, लेकिन सच्चाई यही है कि बंगाल की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जिन मुद्दों का बंगाल की सियासत में जिक्र भी मुश्किल होता था, वही मुद्दे आज बंगाल की चुनावी दिशा तय कर रहे हैं। बंगाल का पुराना इतिहास धर्म की राजनीति से किनारा करता दिखता है।
धर्मनिरपेक्षता के नाम पर केवल एक धर्म की ओर निगाहें नहीं, पहली बार रेस मंदिरों की लगी है। एक एक दिन में कई कई मंदिरों में सियासत माथा टेक रही है, बदलते बंगाल का पता बता रही है। जानकारों के अनुसार हमेशा से बंगाल क्लास पॉलिटिक्स का केंद्र था। पहली बार खुलकर कास्ट पॉलिटिक्स का असर दिख रहा है। जातिगत मुद्दे दबे ढके नहीं बल्कि चुनावों का नेतृत्व कर रहे हैं। कौन सोच सकता था कि ममता बनर्जी को बंगाल में अपनी चुनावी सीट बदलनी पड़ जाएगी। वो अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम से लड़ेंगी और नंदीग्राम में भी उन्हें ऐसी कड़ी टक्कर मिलेगी। इन चुनावों में एक और वर्ग है जो एक्टिव हुआ है और वो है तुष्टीकरण और भाषाई भेदभाव से ग्रस्त बंगाल निवासी। ये वर्ग अब तक अपनी नियति मानकर वोट डालता था, इस बार वो नियति तय करने के लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल की एक एक सीट पर चल रही है बहुत कड़ी टक्कर, क्योंकि सबको मालूम है कि यहाँ का जो नतीजा होगा वो देश के लिए एक बहुत बड़ा संकेत लेकर आएगा। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।